आप थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन को सीधा करें। सर आप फेक न्यूज का चार्ज न लगा दीजिएगा कि ये लोग जिनके अकाउंट्स होते हैं इनको हाथ डालना कोई आसान काम नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट और इलेक्शन एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, जिसके बाद अब जाली खबर फैलाने पर 5 साल तक सजा दी जा सकेगी। जबकि इलेक्शन एक्ट में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत अरकान असम्बली और सेनेटर को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी। इन नए ऑर्डिनेंसेस के इजरा के बाद सियासत से लेकर सहाफत तक हर जगह पीका पीका हो रही है। यूट्यूबर्स एक दूसरे को खबरदार होशियार कर रहे हैं कि अब जरा संभल के, क्योंकि पीका ऑर्डिनेंस आ गया है। इस ऑर्डिनेंस के हवाले से वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम का कहना था कि अब जाली खबरों पर किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। जाली खबर पर 3 साल की जगह 5 साल तक सजा हो सकेगी और जाली खबर देने वाले की जमानत भी नहीं होगी। फेक न्यूज पर 6 माह के अंदर फैसला किया जाएगा। 6 माह में फैसला नहीं होता तो हाई कोर्ट मुतल्लिका जज से पूछ सकेगी कि ताखीर क्यों हुई। इस ऑर्डिनेंस को अपोजिशन ही नहीं, सहाफ़ती तंजीमों ने भी मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि यह आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने की कोशिश है। सहाफ़ती तंजीमों ने इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि जाली खबरें या झूठा प्रोपेगेंडा 5th जनरेशन वॉर का अहम टूल है, जिसका कलाकमा जरूरी है। लेकिन नाक़िदीन के मुताबिक ऑर्डिनेंस उस मामले पर लाया जाता है जो फौरी तौर पर हल तलब हो और कानून साजी में होने वाली देर की वजह से मामला बिगड़ने का खतरा हो। पीका ऑर्डिनेंस को लेकर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर मामले में ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि हुकूमत को ऑर्डिनेंस का सहारा लेना पड़ा। इसका हल हुकूमत ने पार्लियामेंट में कानून साजी के जरिए क्यों ना निकाला। एक तबके का ख्याल है कि 3 महीने के अंदर अंदर इस ऑर्डिनेंस के जरिए मुखालिफिन को खूब रगड़ा लगाया जाएगा, खूब। और फिर हो सकता है कि ये ऑर्डिनेंस ही ना रहे। सच क्या है झूठ क्या, अभी कुछ वाज़ेह नहीं। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के क्या असरात हो सकते हैं, क्या सजाएं सख्त करने से झूठी खबरों का मामला रुकेगा, क्या हुकूमत इससे मतलूबा मकासद हासिल कर सकेगी, इस तरमीम को लेकर अपोजिशन और सहाफ़ती तंजीमें जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं उनकी हकीकत क्या है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन सियासत में इस वक्त जो मुलाकातें हो रही हैं उनका बहुत ज़्यादा चर्चा है और उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जहांगीर तरीन साहब इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं और हर कोई उनसे मिल भी रहा है, कहीं से कुछ तरदीद नहीं होती। लेकिन एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि उन्हीं के तर्जुमान यानी तरीन ग्रुप के तर्जुमान ने कहा है जी हम पहले भी तहरीक इंसाफ में थे, आज भी हैं, तो अब क्या सारी मुलाकातों पर, सारी उम्मीदों पर, चाहे वो तरीन साहब की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से हुई है, चाहे वो मौलाना साहब से या शहबाज शरीफ साहब से, जो खुफिया मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से रही, ये सब मुलाकातें हों तो क्या इन पर पानी फिर गया है। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। बाबर साहब, जहांगीर तरीन साहब हों या सियासत में और लोग हों, आप अंदर की खबरें रखते हैं, ये तरीन ग्रुप के हवाले से ये स्टेटमेंट आ जानी, यानी पहले कोई वाज़े उनकी तरफ से नहीं आई, तरीन साहब की अपनी तरफ से भी जब उनकी बैठक हुई इस ग्रुप की तब भी उन्होंने कहा कि राब्ते होते हैं, हम सबसे राब्ते रखेंगे, हुकूमत भी अपोजिशन भी। ये कहना कि हम तो पहले भी हुकूमत के साथ थे, आज भी हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, क्या वो सब मुलाकातें फारिग? सामा साहब, तरीन साहब की शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई है उसकी तो मैंने नून लीग से तस्दीक दी है। अच्छा, अगरचे कि पॉलिसी यही है, डिसीजन यही है कि जनाब उस पर हाँ की जाएगी ना की जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, मैं माजर चाहता हूँ, फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सूबाई वज़ीर हैं, दबंग गुफ्तगू करते हैं, सीनियर तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फयाजुल हसन चौहान साहब, ये क्या बनेगा? अब इस वक्त लग रहा है कि तरीन साहब सबसे ज़्यादा अहम हो गए हैं, शायद इत्तेहादियों को तो किसी न किसी तरह आपने मनाया हो, ये तरीन ग्रुप इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया और चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे मौलाना, वो चाह रहे हैं किसी तरह से वो उनके साथ चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखो कितनी दिलचस्प जरा सूरत हाल है कि जिस शख्स को ये सारे आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के जो सरगुना थे, सुबह से लेकर रात तक पिछले 11 सालों में ATM मशीन, चीनी चोर और पता नहीं क्या क्या गाली देते रहे, आज सारे बाजवात हो के उसको अपना इमाम बनाने के ऊपर जरा तैयार बैठे हुए हैं। कितनी दिलचस्प बात है। आपको हंसी भी आएगी, रहम भी आएगा जरा इस मौलवी फजल रहमान से लेके
आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और बिलावल जरदारी साहब और हफ्जा शहबाज साहब, इन पे आपको हंसी भी आएगी और इन पे रहम भी आएगा कि अब किसके आसरे के ऊपर ये बैठे हुए हैं। दूसरी चीज, मैं कल से ये बात कह रहा हूँ, मैं दोबारा ये दोहरा देता हूँ आपके प्रोग्राम में, जहांगीर तरीन साहब को आले शरीफ और शहबाज शरीफ से जिंदगी में कभी फैज नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं। जिस शहबाज शरीफ की बात उसका बड़ा भाई नहीं ना सुनता है ना मानता है, ना उसकी भतीजी सुनती है ना मानती है, जिसकी पार्टी के अंदर कोई हैसियत वैल्यू नहीं है, जिसके अंदर कुव्वत फैसला कोई नहीं है, क्या कमिटमेंट्स करेंगे और क्या कमिटमेंट्स लेंगे और क्या कमिटमेंट्स देंगे। तो पहली चीज तो ये अल्लाह पाक करम करेगा, तहरीक-ए-एतमाद पहली चीज आएगी नहीं, आएगी तो हर 2 सूरतों में इमरान खान साहब फतेह याब है। ये सुन लें, अगर नाकाम हो गई तो फतेह याब 1.5 साल में जनाब जो आगे हम इंशाल्लाह अपना जनाब परफॉर्मेंस देंगे, जिस तरीके से अदारों को हम खसारों से निकाल के अपने पाँव पे खड़ा कर रहे हैं, कोरोना की जंग से बाहर आके अब जरा उसको जनाब इकोनॉमी मजबूत होगी, कौमी जनाब हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की तरह के PCO और इस तरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे। अगर ना कामयाब हो गई और हमारी हुकूमत चली जाती है 1.5 साल पहले, तो जनाब इमरान खान साहब फिर हीरो और मजलूम बन के उभरेंगे। फिर हम पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने जाएंगे कि ये चोर अचक्के और ये नौसरबाज अपने 5-5 साल पूरे कर सकते हैं। तो हम अपना 5 साल कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, फिर एक नए अंदाज से इमरान खान साहब और PTI उभर के आएगी और कामयाबी दोनों सूत्रों में। लेकिन वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के तकरीबन 100 लोग जो हैं हमारा साथ दे देंगे, 100 लोग हमारे साथ आ जाएंगे, जावेद लतीफ साहब ये कह रहे हैं, और इनकी तरफ से भी कोई आ सकता है। नून लीग के भी 5 साल पूरे हुए थे मगर वज़ीर आज़म 2 आए, पीपल्स पार्टी का भी यही रहा था सिलसिला। देखो बात ये है कि 15 इनके सूबाई असम्बली के अंदर मेंबरान तो हमारे साथ हैं, 15 इनके टिकट से यानी जो मुंतखब हुए हैं 15, पीपल्स पार्टी के 3 हमारे साथ हैं। चलो जब मेला सजेगा तो पता चल जाएगा, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन अभी इनमें एतमाद ही नहीं है आपस में, ये तरीके अदम एतमाद क्या लाएंगे हमारे खिलाफ, इनके आपस में एतमाद नहीं है, ये आपस में। अच्छा फयाज साहब, क्या जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ आपका राब्ता है, और अगर राब्ता है तो आप उनसे पूछ नहीं रहे कि भाई ये नून लीग पे पार्टी मौलाना फजलुर रहमान के साथ किस खुशी में मुलाकातें कर रहे हैं? मैं पार्टी के अंदर सिर्फ एक ग्रुप, एक धड़ा, एक शख्सियत, एक पर्सनैलिटी और एक लीडर को मानता हूँ, उसका नाम है इमरान खान, बस। इसके अलावा ना मेरा शौक है ना मेरा मजाज है, मैं बड़ा बिंदास किस्म का मलंग किस्म का आदमी हूँ, मैं ना दाएं बाएं लीडरों को आगे पीछे ना राब्ते ना मुलाकातें। और खसूसन जब से ये क्राइसिस पिछले 1.5 साल से आया है, जहांगीर तरीन साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, बड़े काबिल एहतराम है, आज भी मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। लेकिन जहाँ पे नज्म व ज़ब्त, तंजीम और पार्टी के लीडर इमरान खान साहब की डिग्निटी का मसला है, हम खड़े हैं अपनी पार्टी और अपने पार्टी लीडर के साथ। अगर तो जहांगीर तरीन साहब भी साथ होंगे तो उनकी इज्जत बढ़ेगी, अगर नहीं साथ होंगे तो आने वाले दिनों में फिर वो भी हारमोनियम लेके ना, सियासी हारमोनियम लेके बजा रहे होंगे, मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, जो दर्द दिया अपनों ने दिया गैरों से शिकायत कौन करे, ये इस किस्म के वो हारमोनियम बजाएंगे। बाकी हम यहाँ मौजूद हैं, ले आया अदम एतमाद। मरियम औरंगजेब साहब कह रहे हैं नून लीग ये शिकायत कर रही है कि आप से फोन करवा रहे हैं। चौहान साहब, गुलाम साहब इसके साथ सवाल साहब आपसे। हाँ जी जी, हेलो जी 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 गुलाम साहब जी। चौहान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि हमारी इतला है कि आपसे भी रब्ता हुआ और आपने भी बड़ा मुस्बत जवाब दिया उनको कि मैं भी आपके साथ ही हूँ, लेकिन ज़रा थोड़ा सा और इंतज़ार करें। आप कौन बोल रहे हैं? मैंने नहीं पहचाना। फयाज साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, गुलाम मुर्तज़ा साहब। गुलाम मुर्तज़ा साहब जी, मैं तो हैरान हूँ इनकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, इनको आपने ब्यूरो चीफ बनाया हुआ, इनके पास तो इन्फॉर्मेशन ही किसी काम की नहीं है। सर वो दूसरी तरफ के लोग तो सुना रहे होंगे ना, बराबर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो ना। आप थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन को सीधा करें। सर आप फेक न्यूज का चार्ज न लगा दीजिएगा, आप ही के पास तो मुझे बताया ऑपोजिशन वाले, अगर चौहान साहब सुने ना, ऑपोजिशन वाले अगर दावे करेंगे आपने तो उसकी तरदीद तो आपसे लेनी है। आपने तो हुजूर जवाब देना है। मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने तो जवाब देना है। एक सेकंड गुलाम साहब, कल देखें इस चीज को कि मैं ये कहूँ
अफवाह को तलकीन कर रही है ना। आप वजीर नहीं, मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद कल एजाज शाह, कल ब्रिगेडियर एजाज शाह, गुलाम सरवर खान, मोनसलाई, वहाँ पे बात हुई और वहाँ पे ये भी बात डिस्कस हुई उस मुलाकात में कि ये भी अपने बच्चे हैं, ये भी हमारे साथ ही हैं, ठीक है। तो आपसे बात हुई होगी तो किसी ने कहा ना ये चीज़। अच्छा चले जी चौहान इस तरह कोई आवाज़ ऊंची करने से थोड़ी कोई जवाब मिलेगा। अच्छा, आप अपनी बात का जवाब नहीं, आपसे राब्ता हुआ या नहीं हुआ? जनाब ब्यूरो चीफ साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज होना चाहिए, पिछले 2 दिन से जिस अंदाज से जहांगीर तरीन साहब से लेके बाकी सारे इश्यू के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, पीटीआई के अंदर कोई बंदा नहीं बोल रहा। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आप जानते ही नहीं है फयाजुल हसन चौहान को कि वो किस कैटेगरी का और किस मजाज का और किस तबीयत का आदमी है। जिस गुजरी माँ की गोद में मैं पला हूँ ना, उसने मुझे धड़ा करना सिखाया है। 15 साल से 7 दफा मेरे साथ बुरा हुआ है। जहांगीर तरीन साहब के तो ऊपर तो चलो अरबों रुपए जायज कमाए या जैसे कमाए, उसके बाद कोई चीज आई ना, मेरे साथ 7 दफा देखा है, उसमें से 3 दफा पिछले 3.5 साल में हुआ है। लेकिन एक लफ्ज उसका नहीं हूँ मैं पार्टी लीडरशिप और पार्टी के खिलाफ क्यों, किस पार्टी से और इस लीडरशिप से मोहब्बत भी है और इसके लिए खून पसीना एक किया हुआ है। ब्यूरो चीफ साहब, आप पता नहीं कहाँ की बात जो है ना, आप ऐलान करते हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे पीटीआई छोड़ के, आप पीटीआई के साथ ही रहेंगे और पीटीआई की पॉलिटिक्स ही करेंगे आइंदा इंतखाबात तक भी। ओ खुदा के बंदो, मैं 15 का पीटीआई का वर्कर हूँ। जब 7 बंदे टोटल डिस्ट्रिक्ट में ओहदेदार होते थे और 7 ही वर्कर होते थे। आप जमात इस्लामी के भी वर्कर थे, आप जमात इस्लामी के भी वर्कर थे। अभी हूँ ब्यूरो चीफ साहब, ये फजूल की दाएं बाएं का कोड करके जो ना इस किस्म की जनाब आइंदा किसी के मुतालिक भी ना करना। अच्छा और अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक रखो ना हो तो फिर हम जैसे जो ना कुछ लोगों को जो मार्केट के अंदर इन्फॉर्मेशन रखते हैं उनसे पहले डिस्कशन कर दिया करो। चले चौहान साहब, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कहीं नहीं जा रहे, तहरीक इंसाफ से आप कहीं नहीं जा रहे। चले मुझे ये बताएं, ये सवाल पूछना ही मैं ये समझता हूँ इंसल्ट है। अच्छा चले ये बताएं, आपको समझा दो। चले एक और सवाल, चले मौजू दूसरी तरफ लाते हैं। पूछे, आप पीपल्स पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि चीफ साहब जो आप कह रहे हैं उनका एक क्वेश्चन ऐसा ही है मेरे से। आप चौहान साहब सुन ले रहे हैं, गुलाम साहब मुझे बताएं कि इसमें तो सिर्फ कह रही है इमरान खान साहब ही हैं इसमें, इस पार्टी में इमरान खान साहब ही हैं। इमरान खान साहब के अलावा कौन है इस पार्टी में? इमरान खान साहब को तो नहीं कह सकते कि वो छोड़ के जाएंगे, बाकी तो सारे 60-70 बंदे राब्ते में हैं और आपसे भी राब्ता हुआ है। लोगों के साथ बैठा करें ब्यूरो चीफ साहब, बाखबर लोगों के साथ बैठा करें ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। ब्यूरो चीफ आप बन गए हैं, उसके बाद आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन अप टू डेट हो, जैसे बाबर डोगर साहब के पास होती है, जैसे बाकी सीनियर लोगों के पास। सर उनकी अपनी है ना, साहब के पास भी सर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं ये डिस्कशन हुई, उन्होंने डिस्कशन ये देखा। चौहान साहब आगे चले, छोड़िए आपका हमने वर्जन ले लिया, बस उस पर साफ आ गया, आप कह रहे हैं कि नहीं जी कहीं नहीं जा रहे। अच्छा अब मुझे बताएं, नून लीग ये कह रही है आज ब्यूरो चीफ साहब के साथ ही गप लगाऊंगा। अच्छा चलें ठीक है, अच्छा सुन लें सर, हमारी भी कुछ सुन लें। अच्छा ये बताएं कि नून लीग आज ब्यूरो चीफ साहब भी सुन रही है। नहीं। अच्छा नून लीग दो में ब्यूरो चीफ आप तो परेशान हो गए। अच्छा मुझे बताएं सर, एक ही सवाल से परेशान हो गए हुजूर। सर एक और सवाल है ब्यूरो चीफ साहब। अच्छा सर सुने ना, नून लीग ये कह रही है कि आप पेशावर से किसी ओहदेदार से फोन करवा रहे हैं। मरीम औरंगजेब साहब कह रही हैं बाज आ जाए, इदारों को बदनाम ना करें, पेशावर से किसी ओहदेदार से फोन करवाए जा रहे हैं। ये बात पहले भी इल्जाम लगता रहा है कि जी फोन आते हैं इसलिए हमें शिकस्त हो जाती है, तो इस दफा वो पहले ही कह रहे हैं। किसकी मिसाल दे रहे हैं? बेगम सफदरवान की? नहीं, मरियम औरंगजेब साहब ने कहा है। छोड़ो यार, उसकी क्या औकात है, उसकी क्या औकात है सर? वो इमरान खान साहब से औकात पूछती रही। बदकिस्मती से मैं उस वक्त वजीर इत्तलात होता ना पंजाब का, तो मैं बताता मैं पिंडीवाल हूँ, मुझे पता सारी। अल्लाह पाक बचाए अब खवातीन के हवाले से। लेकिन जब खवातीन सियासत में आके जाना किसी की जाती जिंदगियों के ऊपर कीचड़ उछाले तो फिर वो खवातीन वाला दर्जा खो बैठती हैं, फिर वो सियासतदान वाला दर्जा रखती है, फिर उसको वैसा जवाब भी मिलता है। औकात की बात करें, मैं वालदा खाला पर जो ना मेरे टिप्स पे है। इसकी खुशकिस्मती है कि मैं उस वक्त वजीर इत्तलात नहीं था। मैं वजीर इत्तलात होता ना, मैं औकात बताता कि औकात पूरे टब्बर की क्या है। इमरान खान साहब से पूछती है औकात क्या है, उसकी क्या औकात है, वो पूछती फिर रही है। छोटे सर आखिर चौहान साहब मुझे एक बात बताएं, चौधरी साहब भी दोनों साइडों पे खेल रहे हैं और डिमांड दोनों तरफ से वजारत आला की है। तो अगर आपसे ये डिमांड कर दी गई पार्टी से कि जनाब वज़ीर आला बना दो, नहीं तो उधर चले जाएंगे, तो फिर? मैं जूती की नोक पे रखता हूँ
इस वजारत आला को। नहीं, आप चौधरी परवेज लाही पीटीआई से कहते हैं कि जनाब हमें वजारत आला दे दे, नहीं तो हम उधर जा रहे हैं। नहीं करते यार चौधरी पर आते को। मेरा चौधरी साहब से 22-25 साल का ताल्लुक है और बड़ा प्यार भरा है, खसूसन चौधरी परवेज लाई साहब से। सारी दुनिया को पता है, बड़ी इज्जत एहतराम का, और मेरे बड़े भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे वालिद साहब की जगह है यार। इस वक्त उनकी फतह है और वो इमरान खान साहब के एहसानमंद है। वो कहते हैं कि शुक्र है यार इमरान खान साहब की वजह नाल एदा ते गर्दन दा सरिया लथा जाना शहबाज शरीफ दा, कम से कम 22 साल बाद आके साढ़े कदमां पे बैठा आके, ठीक है ना जी। ये दुआएं तो वो दिल से दे रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं, मुझे पहले थे पंजाब असेंबली के अंदर पहले 3 महीने हमजा शहबाज खड़े होके अपने सारे एमपीएस से जो गंदी नंगी गालियां जना चौधरी परवेज लाई साहब को निकलवाया करता था, वो हमने आंखों देखी है। अच्छा। उसके अलावा भी पिछले 25 साल की पूरी हिस्ट्री हमारे टिप्स पे है। ठीक है सर। शरीफ और नून लीग। फजल हसन चौहान साहब, एक मिनट आपका चाहिए, 1 मिनट चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के घर आसिफ अली जरदारी अभी इस वक्त पहुंच चुके हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो ये खिचड़ी क्या पक रही है? भाई मजा दिया पैड़ा होंदियां ने। कहते हैं तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। गम एहतसाब का है, कहानी करप्शन की है, बस उसके लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। फिर आखिरी चीज, कुछ इंटरनेशनल भी जनाब इसमें फैक्टर्स हैं। जरा तसल्ली से आपको बता दूं, आप सारे जानते हैं, बाखबर है। बाबर डोगर से ज्यादा खबर है कोई? उसामा गाजी से ज्यादा बाखबर है कोई? सारे बाखबर। हाँ, ब्यूरो चीफ साहब थोड़ा सा ट्रेनिंग करने वाले हैं। नहीं सर, नहीं, उनकी ट्रेनिंग पूरी है। अब आप उनकी ट्रेनिंग पूरी है। वो उन्होंने पूरा सवाल उन्होंने सही किया, आपने डिनाइल दे दी, बस ठीक है, आपकी तरफ से जवाब आ गया। बहुत शुक्रिया फयाज हुसैन चौहान साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, आपने वक्त दिया। जनाब इस वक्त बहुत ज़्यादा बात हो रही है पीका ऑर्डिनेंस की, और अब ये तरमीमी ऑर्डिनेंस हम कह सकते हैं, इसमें चेंजेस लाए गए हैं और इसमें अब 5 साल सज़ा और ज़मानत भी नहीं हो सकती। FIA को वारंट की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा जाए और पकड़ ले, कोई मजिस्ट्रेट की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इसी बारे से हम बात करते हैं। सुहेब अहमद रूमी साहब साबिक जज हैं, माहिर कानून हैं, उनसे बात करते हैं। सुहेब साहब ये बताएं कि इस वक्त सबसे अहम सवाल ये बना हुआ है कि ये सब अचानक से ऐसे लग रहा है कि जैसे हो गया, एक काबीना मीटिंग हुई, कहा जी इमरान खान साहब उनके ख़ानदान के खिलाफ बड़ी बातें होती हैं, ये सब कुछ। तो ये जो पीका में तरमीम है, इसकी हंगामी ज़रूरत आपके ख्याल में क्यों? कानून हमेशा मुफादे आमा के तहत बनाया जाता है। हमारे मुल्क में जितने भी कवानीन बनते हैं, ये किसी मखसूस एक वाक़े के तहत या किसी ख़ास शख्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाए जाते हैं। मुफादे आमा का कभी ख्याल नहीं रखा जाता। यही वजह है कि ये असम्बली में फ्लोर पर प्रॉपर डिस्कस भी नहीं होते। रिसेंटली एक चैनल पे जो वाक़या हुआ, मेरी राय के मुताबिक ये उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाया जा रहा है ताकि आइंदा से ऐसे वाक़यात को रोका जाए और एक खौफ की। अच्छा सैयद रूमी साहब, सजाए असर क्या होगा? क्या इससे हुकूमत के मतलूबा जो मकासद हैं वो पूरे हो जाएंगे? देखिए, मौत से बड़ी तो कोई सज़ा नहीं, तो क्या कत्ल होना रुक गए हैं? रॉबरी डकैती की सख्त सज़ा है। देख लीजिए, कराची में, लाहौर में, दूसरे शहरों में सारा दिन ये वारदातें होती हैं। सज़ा बढ़ाने से कभी जुर्म नहीं रुका। जुर्म रुकता है सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट से। आप ऐसे हालात इंश्योर कीजिए कि सज़ा हो सके। मोटरवे पे आप देखिए कि क्यों वायलेशन कम है, इसलिए कि वायलेटर को पता है कि मुझे सज़ा होगी। मेरा नहीं ख्याल कि सज़ा बढ़ाने से। रूमी साहब, ये मानिए आप कि अभी आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दफ़ा 20 जो है पीका की, वो उसके ऊपर बड़ी बातचीत हो रही है वहाँ पे केस में, और इस हवाले से वहाँ पे समाज में मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस भी आ रही हैं कि ये ऐसा होगा कि एकदम मुकदमात का एक सलाब जो है वो आ जाएगा, और हद तक इज़्ज़त को अगर आप सिविल लॉ से आप क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ में लेके आएंगे तो ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इस तरह की डायरेक्शंस एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जजों को रोज़ दी जाती हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ जुडिशरी से बेशुमार डायरेक्शन जारी होती हैं, और मैंने अपनी जुडिशल सर्विस में कभी नहीं देखा कि वो डायरेक्शन पर सही मानों में अमल दरामद हुआ हो, सिवाय जज के ऊपर एक मज़ीद स्ट्रेस आपने इजाफा कर दिया है जी। जो स्टेक होल्डर्स हैं
उनको कैसे पाबंद करेंगे कि वो मुकदमे का फैसला जल्दी करवाएं? अगर वकील ही पेश नहीं होता एक साइड से, तो क्या जज के पास कोई ऐसा इख्तियार है कि उसे मजबूर कर सके? ये बिल्कुल। अच्छा रूमी साहब, नवाज शरीफ के केस में भी सुप्रीम कोर्ट का एक मॉनिटरिंग जज लगाया गया जाके वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि जो केस है वो टाइम स्पैन के अंदर ख़त्म होगा, लेकिन वो टाइम स्पैन के अंदर तो ख़त्म नहीं हुआ, उसमें भी इजाफा होता रहा। तो फिर इसका फ़ायदा क्या है? ये जो सारा ऊपर से ये डायरेक्शन है कि जी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो सुपरवाइज करे, उसको रिपोर्ट दे, प्रोसिक्यूशन को रिपोर्ट दे पीका एक्ट के तहत। जी हाँ, नूर मुकद्दम का केस देख लीजिए ना, 3 बार मुतलका ट्रायल जज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक्सटेंशन ले चुका है। अच्छा, इस तरह की मजमूई तौर पर इस कानून और तरमीम के बारे में आपकी राय क्या है? पीका का 2016 में जब से नाफिजुल अमल हुआ है, इस कानून के मुतालिक सहाफ़ती बरादरी न सिर्फ मुल्की लेवल पे बल्कि आलमी लेवल पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती आ रही है। जी। कहा यह जाता है कि किसी मखसूस साइड पर किसी मखसूस तबके को रोकने के लिए ये कवानीन बनाए गए हैं। सबसे पहले चाहिए कि उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए जो स्टेक होल्डर्स हैं। कानून बनाते हुए कभी भी उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसी जल्दबाजी में इस तरह का ऑर्डिनेंस जारी करने की बजाय चाहिए था कि इसका प्रपोज ड्राफ्ट आप मीडिया हाउसेस को, प्रिंट मीडिया को जारी करते, उनकी राय लेते और फिर उसके बाद। बड़ी अच्छी आपकी तजवीज़ है इस तरह, लेकिन अब नहीं हुआ। आप देखते हैं कि आगे इसमें स्टेक होल्डर्स से बात की जाती है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमैद रूमी साहब, माहिर कानून, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आखिरकार स्विस अकाउंट्स का बड़ा शोर सुनते थे, अब चीज़ें सामने आने लग गई हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। स्विस अकाउंट्स का पाकिस्तानी सियासत में हमेशा बहुत ज़्यादा चर्चा रहा है। हत्ता कि कई हुकूमतें आई, मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ये जब इन्होंने कहा कि जी स्विस अकाउंट्स में जितने पैसे हम लेकर आएंगे, इससे पहले इसहाक डार साहब जब वज़ीर ख़जाना बने उन्होंने पहला ऐलान ही ये किया था। अब मुख्तलिफ फिगर्स आती थी जी, इतने अरब डॉलर, कोई 100 अरब डॉलर मुल्क से बाहर है। इमरान खान साहब तो आज तक कहते हैं कि गरीब मुल्कों से सालाना को 1000 अरब डॉलर बाहर ले जाया जाता है, गरीब मुल्क इसीलिए गरीब हैं, वो ये बात करते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि एक वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी हो गई। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ख़त नहीं लिखा कि जनाब स्विस अकाउंट्स में जो सारा पैसा या वो केस है वो ओपन किए जाएँ, और हत्ता कि अदालत से फिर उनकी यानी छुट्टी हो गई, तौहीन अदालत में उनको घर जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने वो ख़त नहीं लिखा, और वो मुबैना तौर पर जरदारी साहब और उनके हवाले से वो केसेस थे। तो अब जनाब हुआ ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो करप्शन और इस तरह से जो इस तरह की गैर कानूनी रकम है उस पर काम करते हैं, ये प्रोजेक्ट है उनका, वो सामने ले आए हैं। ये को 1800 अकाउंट्स बताए जाते हैं, बल्कि ये बताया जाता है कि जनाब कोई 48 मीडिया हाउसेज़ हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, और 160 से ज़ायद सहाफ़ी हैं जिन्होंने 18,000 बैंक अकाउंट्स, 1800 नहीं 1400 तो चुके सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बताए जा रहे हैं। 1400 पाकिस्तानी हैं जिनके 600 के करीब अकाउंट्स हैं, 18,000 बैंक अकाउंट्स हैं जिनकी तफसीलात सामने आ रही हैं, और ज़ाहिर है कि इसमें वक्त लगेगा। और ये कहा जा रहा है कि पनामा से भी ज़्यादा बड़ा ये स्कैंडल है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो 1400 पाकिस्तानियों का कहा जा रहा है, एक एक करके जब नाम आएंगे तो यकीनन ये तो हम अभी भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में से तो ये होंगे, मशहूर भी होंगे ज़ाहिर है कहीं ना कहीं, और ये बताया जा रहा है कि इसमें सियासतदान भी हो सकते हैं, इसमें कोई जासूस भी हो सकते हैं, इनमें मुख्तलिफ इदारों के लोग हो सकते हैं। तो ये कितना बड़ा स्कैंडल पाकिस्तान की सियासत में बन सकता है? देखिए, पाकिस्तान की तारीख़ में अगर ऐसे स्कैंडल्स की हम बात करते हैं, इससे पहले भी आपके सामने पनामा लीक्स भी आए, उसके बाद आपने एक और लीक्स भी देखे, और इस तरह के बहुत सारे जो लीक्स हैं वो इस हवाले से आते रहते हैं। स्विस अकाउंट्स का मामला, उसका आपने जिक्र कर दिया। लेकिन एक बात तो यहाँ बड़े हम वसूख से कह सकते हैं कि ये लोग जिनके अकाउंट्स होते हैं, इनको हाथ डालना कोई आसान काम नहीं है, और ना ही पाकिस्तान के अभी तक की जो तारीख़ है उसमें किसी शख्स को हम ये कहें कि हाथ डाला गया हो। इंतहाई बाअसर लोग होते हैं। एक आध कोई शख्स जिसको निशाना बनाना हो उसको पकड़ लें तो उसके हवाले से वो भी मीडिया ट्रायल की हद तक चीज़ें चलती हैं, लेकिन उसका जो फ्रूटफुल हमें रिज़ल्ट्स हैं वो अभी तक कहीं पे भी नज़र नहीं आए। ये पूरे साउथ एशिया का मामला है।
अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं तो इंडिया में भी इस तरह के करोड़ों अरबों डॉलर्स के अकाउंट्स, स्विस अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा दुनिया भर में जो रकूमत रखी गई हैं उसमें इंडिया का पहला नंबर आता है। तो पाकिस्तान के भी सियासतदान भी, पाकिस्तान की शराफिया भी, वो भी ये बड़ा एक ट्रेंड रहा है कि जो भी पैसे किक बैक से या किसी और तरीके से या किसी वॉर के ज़रिए से जो पाकिस्तान को रकम मिलती रही है उसकी ट्रांसफ़र यहाँ से बड़े स्मूथली यहाँ से होती रही है बाहर के ममालिक में। और अभी तो ये जिस तरह आपने बताया कि 600 अकाउंट्स बताए जा रहे हैं कि वो उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। तो अगर जिस तरह मैं कोई नाउमीदी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितनी भी तारीख़ हमारी भरी पड़ी है इस तरह के वाक़यात से, आज तक हमें तो किसी एक शख्स को भी इसका जो ऐसे केसेस का फ़ायदा होते हुए नज़र नहीं आया। दुनिया भर में देखा जाता है कि कभी कोई प्रेसिडेंट इस्तीफ़ा दे जाता है जो मौजूद हो, या कोई ऐसे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं वो छोड़ जाते हैं, उनका कोई ना कोई ट्रायल भी होता हुआ देखा है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आज तक कोई पाई पैसा बाहर से पाकिस्तान में वापस नहीं आया, बल्कि ऐसे केसेस में ये होता है कि फ़र्दर इन्वेस्टिगेशंस में डेलीगेशंस बना के मुख्तलिफ, जिसमें कानूनी इन्वेस्टिगेटर्स और बहुत सारे लोग दीगर भी शामिल होते हैं, उनको भिजवा दिया जाता है बाहर के ममालिक में और बस वो दौरे करते हैं और वॉल्यूम्स इकट्ठे करते हैं वहाँ से और रिकॉर्ड वहाँ यहाँ आता है, फिर वो रिकॉर्ड भी नहीं मिलता। तो इस तरह की सूरत हाल में नहीं लगता कि नाम आ जाएं तो मीडिया की ज़ीनत बन जाएं, चंद दिन वो चलते रहें और उसके बाद इसको वही रिजल्ट होगा जो गुज़िश्ता पाकिस्तान के अंदर आने वाले 2-3। सही गुलाम साहब, आपने जो तारीख़ी हवाले दिए हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं। पनामा का हम देखते हैं, दीगर इस तरह की चीज़ें सामने आई। लेकिन बाबर डोगर साहब, उसमें ये कहा जाता है कि जी कंपनीज़ हैं, ऑफशोर कंपनीज़, टैक्स इवेजन है। अच्छा जी, मैंने तो ये कंपनी डिक्लेयर की थी, अच्छा कुछ नहीं की थी जी, टैक्स यहाँ से पैसे लेकर गए थे, हमने कंपनी बनाई, हाँ जी टैक्स बचाने के लिए सेफ हेवन्स हैं, ये सब होता है। लेकिन स्विस अकाउंट्स में ज़्यादातर ये साबित हो जाता है पैसा है, ये तो रकम, वो तो है ना जी कि कंपनी है रजिस्टर्ड, रकम का नहीं पता क्या है कितना नहीं। इसमें तो बाकायदा रकम है और ये चीज़ें जब नाम सामने आएंगे तो ज़ाहिर है वो कहेंगे जी कहाँ है, कब लेकर गए आप यहाँ से पैसा, कहाँ से कमाए, ये सवाल तो उठेंगे फिर। उसामा साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर असल में जो स्विस कवानीन थे उसके तहत जो भी बंदा पैसे रखता है, जो अकाउंट होल्डर है, उसका नाम खुफिया रखा जाता है, उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता। लेकिन चूँकि अब बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं तो वो ये नाम भी बाहर आना शुरू हो गए हैं और ये ज़्यादातर पैसा जो है ये करप्शन का पैसा होता है, इलीगल पैसा है, 2 नंबर पैसा है जो खुफिया नामों के साथ बाहर रखा जा रहा है। अब क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं। स्टोरी छपी है, पाकिस्तान के भी कुछ अखबारात में स्टोरी छपी है, उसमें जनरल अख्तर अब्दुल रहमान साहब का नाम आ रहा है कि किस उस तरह के उनके दौर में बेतहाशा पैसा जो था उनके बेटों के अकाउंट्स में गया। बाद में उनके जो बेटे हैं उनमें हुमायूं अख्तर और हारून अख्तर जो थे वो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी रहे हैं, हुमायूं अख्तर मिनिस्टर रहे हैं, हारून अख्तर सेनेटर रहे हैं। तो अब दोनों वो PTI में हैं। तो अब इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसा पैसे हैं, ऐसे पैसे डिस्क्लोज हो रहे हैं जिस तरह से वो कहते रहे हैं, तो वो अब इसके खिलाफ प्रोसीड करें, तो कार्रवाई इनिशिएट करें कि ये पैसा बाहर गया, कि किस तरह से बाहर चला गया, ये पैसा कहाँ से कमाया गया था, इसका सोर्स क्या था, और अगर ये डिस्क्लोज हुआ है तो अगर ये इलीगली पाकिस्तान से बाहर गया है तो इसको पाकिस्तान में वापस आना चाहिए। और जो इब्तिदा होती है वो हमेशा अपनी पार्टी के अंदर से होती है, अपने लोगों के ज़रिए से होती है। जब पनामा लीक्स आया था उस वक्त इमरान खान साहब जो थे वो उसके खिलाफ उन्होंने प्रोसीड किया। पैसे तो खैर वहाँ से नहीं आए, लेकिन नवाज शरीफ उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए उस सारे इशू में, चाहे वो कामा रखने पे हुए, लेकिन इशू वहीं से स्टार्ट हुआ था, पनामा लीक्स से स्टार्ट हुआ था। तो अब स्विस लीक्स आ गया है। दो कि हारून फैमिली में से तो कोई बंदा इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, कोई MNA नहीं है, MPA नहीं है, इसलिए अभी कोई इस तरह से पूछताछ नहीं हो रही, कोई इस तरह से चीज़ें नहीं है क्योंकि उनकी पोलिटिकल सिग्निफिकेंस उस तरह से नहीं है। लेकिन बाल उनकी एफिलिएशन एक पार्टी के साथ है तो पूछताछ होनी चाहिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, पार्टी को उस पर एक्शन भी लेना चाहिए। अदरवाइज तो फिर यही तासुर होगा कि जनाब ये तो फिर जो अपने लोग हैं उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती, और जो मुखालफिन हैं उनको आप उनसे पूछताछ करें, उनसे पूछें और उनको रगड़ा भी लगाएं। तो ये भी इनसे भी पूछा जाना चाहिए कि ना ये जो पैसा बाहर गया था ये कहाँ से आया, किस तरह से आया और कैसे बाहर चला गया, उसकी यूटिलाइजेशन क्या हुई,
ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब आवाम को बतानी चाहिए। और बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी लोग पाकिस्तान से ऐसे लोग हैं जिनके अगर चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो आर्मी जनरल्स हैं, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, उन सबको कटहरे में आना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पर साहब लोगों के पास 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है और यहाँ पर अरबों डॉलर लोगों ने बाहर रखवाए हुए हैं और वो सारे करप्शन का पैसा है, 2 नंबर पैसा है। वो पैसा मतलब अगर अमेरिका से पाकिस्तान को एड आ रही है और उस एड से जो पैसा है वो चंद लोग सारा हड़प करें और उसको बाहर बैंकों में रखवा दें, तो ये फिर इस अवाम से सबसे बड़ी ज़्यादती ये है। इससे कोई और ज़्यादती हो नहीं सकती। तो अगर खाली नारे लगाते रहेंगे, मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब पिछला नवाज शरीफ का दौर था तो वो जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकालने की बातें करते थे और उसके बाद PTI आई तो उन्होंने इमरान खान साहब ने ये नारा लगाया कि मैं इनको जनाब इनके पैसे बाहर से निकलवा के लेके आऊँगा। लेकिन सारे सियासी नारे साबित हुए, सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अब एक और भी बात की जाती है, ये तो सियासी केस हैं। मुर्तज़ा साहब भी बार बार कहते हैं कि ना सियासी लोग नहीं, सियासी केस लगे इन्हें। तो सर बात ये है कि फिर तो इसका मतलब ये कि ये जो जितने सियासतदान इनको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। ये इनको हाथ लगाएंगे तो ये सियासी विक्टिमाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी और हम फिर पकड़ा जाना क्या, फिर यही है कि GST लगाएं 17% सारी कौम पे और दबल के लगाएं, बल्कि 34% लगा दें, क्योंकि बाकी तो सारे सियासी लोगों पे तो पर्चा हो ही नहीं सकता। वो तो आसमान से उतरे हुए लोग हैं, उन पे तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो सियासी नारे हो गए। सियासी को पकड़ें, सियासी को पकड़ें। मुर्तज़ा साहब जब भी यहाँ पे बात होती है पाकिस्तान में वो कहते हैं ये तो सियासी विक्टिमाइजेशन है। और आपको पता है, आपने देखा, मैंने देखा, जो बंदा साइकिल पे आया आज वो जहाजों पे उड़ रहा है। बहरहाल सर ये तो देखना चाहिए, ड्रग डीलर्स इन सब का पैसा भी वहाँ। सर ब्रेक लेनी है मुझे गुलाम साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और देखिए ना, ये 1400 पाकिस्तानी हैं, कोई कम तादाद नहीं है। और बताए नहीं कि जी इतनी दौलत आपकी बाहर है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें गलत है कि जिसकी वजह से आप बगैर बताए इतनी दौलत रख रहे हैं। और फिर वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के मीडिया को इसलिए शामिल नहीं किया गया, वहाँ केस हो जाएगा जी, ये सीक्रेट है, कोई नहीं आप बता सकते। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची की, जो बिल्कुल लावारिस शहर बन चुका है। और ये बातें अब हर कोई कर रहा है कि क्या कराची वाकई लावारिस है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। कराची एक लावारिस शहर बन चुका है। अब अजीब बात यह है कि अगर हुक्मरानों से वहाँ पर बात की जाए, वो कहते हैं जी पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं ये बल्कि ये कहा गया, वज़ीर साहब ने इनके कहा कि जी लाहौर में ज़्यादा है जी क्राइम। ये हमेशा कंपैरिजन शुरू हो जाता है। फिर कोई कह रहा है कि जी माशी हालात की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि क्या कहीं आपने ये सुना है कि जी सड़क बंद की गई, 100 लोगों को लूटा गया, कई मिनट तक, यानी लगभग 20 मिनट तक ये वारदात चलती रही। अभी हमने देखा कि हमारे एक बहुत ही अच्छे सहाफ़ी अतर मतीन साहब, उनको शहीद कर दिया गया। और वो भी देखिए कि क्या उनकी जान बचाने के लिए डाकुओं के खिलाफ नहीं, लोग खुद से लड़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। उनके भाई वो कह रहे हैं जी मैं धरना दूंगा थाने के बाद, वो परेशान है कि हमें इंसाफ चाहिए। अब इस पर बाबर डोगर साहब क्या किया जाए? क्या रेंजर्स को इख्तियारात देने होंगे दोबारा से जनाब? ये कोई स्नैप चेकिंग के पुलिस के इख्तियारात नहीं, सड़कों पर स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए रेंजर्स तैनात करनी पड़ेगी? पुलिस क्या तादाद का कम है या कैमरों का वो अरबों रुपए का वो प्रोजेक्ट है? क्या किया जाए? यानी ये तो दिन दिहाड़े लोगों को मारा जा रहा है और रोज़ाना एक दिन में आप देखिए दर्जनों वारदातें हैं, दर्जनों रोज़ाना हो रही हैं। और उस पर सबसे बड़ी बात ये कि ये आप सोचेंगे हालात कहाँ चले गए हैं कि एक सड़क पर जाओ, मेन सड़क पर, और वहाँ पर आप खुद ट्रैफिक को रोकें और फिर ज़ाहिर लंबी लाइन पता नहीं कितनी लग गई है और 100 लोगों को लूटें और आराम से रफू चक्कर हो जाए। और पुलिस जब पहुँचेगी तब तक आप आराम से वारदात करके निकल चुके हैं। उसामा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो तो 26 फरवरी से वो धरना लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और कभी वो लाहौर में है, कभी पेशावर में है, कभी वो तो जलसे करते फिर रहे हैं। और वो हुकूमत की करप्शन के ख़िलाफ़, नाअहली के ख़िलाफ़ ये धरना किया जा रहा है। और एक तरफ अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ वो कराची, वो सिंध जहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पर हालत ये है कि कराची में दिन दिहाड़े अतर मतीन जिस दिन उनको डाकुओं ने उनको फायर से हलाक किया, उस दिन 9 बजे थे, तकरीबन 8:45 का ये वाक़या। आप सोचें कि सूरज की रोशनी में सुबह
9:15 बजे वहाँ पर जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो लोगों को रोक रहे हैं और उनसे डकैतियाँ कर रहे हैं, उनसे रकम छीन रहे हैं और इस दौरान वो फायरिंग भी कर रहे हैं और फायरिंग से उन्होंने एक जर्नलिस्ट को उन्होंने गोली मारकर उसको मार दिया। तो इसका मतलब ये है कि उनको कोई परवाह नहीं है। कराची में कोई नाकाबंदी नहीं है, कराची में कोई सिस्टम नहीं है, कोई CCTV कैमरेज नहीं है, कोई पुलिस का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। सारी जो मुझे तो ये लग रहा है कि जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो जनाब वो सारी इस काम पे लगी हुई है कि बिलाल भुट्टो का जो जलसा है उसको कामयाब बनाया जाए। अंदरून सिंध जो है हालात बुरे हैं, लेडी डॉक्टर जो हैं उनको रेप करके मारा जा रहा है। एक लेडी डॉक्टर जो है वो सिंध हाई कोर्ट चली गई कि जनाब उस पर भी अटैक किया गया। पुलिस जो है वो वडेरों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने से डरती है। वडेरे जो है वहाँ पर पावरफुल हैं। कराची में माफियाज़ हैं, माफिया जो है वो हुकूमत से ज़्यादा पावरफुल हुए हैं। अब तो लोग ये कहते हैं कि जनाब कराची में जब रेंजर्स थी तो उस वक्त हालात ठीक थे, जब से पुलिस को हैंड ओवर किए हैं हालात ख़राब हो गए हुए हैं। तो फिर एक तरफ ये बड़ा शोर मचाते हैं कि जनाब यहाँ पर सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। अगर सुप्रीमेसी चाहते हैं सिविलियन तो फिर कोई परफॉर्मेंस भी तो शो करके दिखाएं, कोई लॉ एंड ऑर्डर ही दे दें लोगों को। इतनी महंगाई है, बेरोज़गारी है, महंगाई और बेरोज़गारी के बाद बात यह है कि जो बेचारा कोई कुछ कमा के ला रहा है उसको रास्ते में डाकू लूट लें। तो फिर इस हुकूमत की क्या ज़रूरत है? पहला सवाल ये है कि ये जो सिस्टम है इसकी क्या ज़रूरत है? एक आम आदमी ना उसको ये गवर्नमेंट रोज़गार दे सकती है, ना गवर्नमेंट उसके बच्चों को एजुकेशन दे सकती है, ना गवर्नमेंट उसके बच्चों को तालीम दे सकती है, ना उसको रोज़गार दे सकती है, 2 वक्त की रोटी उसकी पूरी नहीं कर सकती। अगर वो कुछ 4 पैसे कमाए वो रास्ते में डाकू लूट लें तो मुझे बताएं कि फिर इस हुकूमत की एक आदमी को क्या ज़रूरत है और वो क्यों टैक्स दे उसामा साहब? अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये कहना वज़ीर आला सिंध का कि जी ख़राब माशी हालात हैं, बिल्कुल सही है जी, हालात बड़े ख़राब हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, गुर्बत है। तो अब ये सारा विफाकी हुकूमत का कसूर है क्योंकि उसकी वजह से ये है। तो अब सिंध हुकूमत वो कह रहे हैं जी हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या ये ऐसा तो नहीं कि सिंध हुकूमत की तवज्जो इस वक्त ज़ाहिर है कि उनकी लॉन्ग मार्च की तरफ है, ये हुकूमत गिराएं? क्या विफाकी हुकूमत गिरने से या इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म ना रहने से कराची में स्ट्रीट क्राइम में कमी हो जाएगी क्योंकि मईशत बेहतर हो जाएगी और उसके बाद ये खुद ब खुद स्ट्रीट क्राइम्स कम हो जाएंगे? ये गैर हकीकी बयान है उनका और लेम एक्सक्यूज़ हैं इस हवाले से कि वो जो मुआशी सूरत हाल है उसकी वजह से क्राइम रेशो बढ़ती है, ये कोई शक नहीं है। लेकिन अमन अमान को कंट्रोल करना किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो तो जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की है। उनके पास पुलिस है, उनके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके पास तमाम वसाइल हैं। पहले वो ये तो फैसला करें कि उन्होंने कभी अपना रिजॉल्व इस हवाले से शो किया है कि उन्होंने इस तरह के इक़दामात उठाने हैं जो कि बराह रास्त अवाम के अमन अमान से मुतल्लक़ हों। पुलिस एक आम पुलिस की तरह पुलिसिंग कर रही है कराची में, वहाँ पे कोई स्पेशल इस तरह के इक़दामात नहीं किए जा रहे जो मोबाइल स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम्स और इस तरह के दीगर जो वारदातें हैं उनको रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ऐसा कि कोई 100 कहने की बात है, एक ही जगह पर 100 लोगों को लूटा जाए मेन सड़क पर, मेन शाहराह पर, ये तो नाकाबिल यकीन है दुनिया में कहां से। और देखिए ना 14 साल अगर हुकूमत हो गई है तो इसका मतलब है कि हम ये कहें कि जनाब जैसे ही मुल्क के हालात अच्छे होंगे माशी तो खुद ब खुद ये स्ट्रीट क्राइम्स तभी कम हो सकते हैं, वो हालात बुरे होंगे तो जनाब स्ट्रीट क्राइम्स होंगे। 14 साल अगर किसी ने हुकूमत की है और उसके बाद वो बेबस है। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लेनी चाहिए वज़ीर आला सिंध को अपनी तमाम अदारों से और साथ वफाकी इदारों से भी, तो पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पुलिस में वर्दियों में मौजूद हैं और वो इस तरह के क्राइम गैंग्स चलाते हैं और वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहते हैं। तो ये बड़ा स्टिंग ऑपरेशन करने की ज़रूरत है इसके लिए, तब जाके, क्योंकि इतनी दीदा दिलेरी के साथ सिर्फ वो लोग क्राइम कर सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे आजकल कराची में ये हो रहा है, जब उनके पीछे या तो कोई पुलिस के लोग हों या उनके राब्ते ऐसे लोगों से हों जो उनकी हिफाजत कर सकते हों। तो ये एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए हुकूमत सिंध को कि तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वो फेडरल हों या प्रोविंशियल हों, उनके लोगों की मीटिंग बुलाए, उनसे इस हवाले से आरा हासिल करे और फिर फौरी तौर पे, यानी ये विदिन 2-3 डेज़
एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप करके और लोगों से भी शिकायत ली जाए कि कौन कहाँ पे किस तरह से क्या हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें फौरी करने की ज़रूरत है। ये इल्ज़ाम लगाने से कि वफाक नहीं कर रहा तो या गुर्बत ने, महंगाई ने, बेरोज़गारी ने ये काम कर दिया है, ये इनकी जान इस तरह से नहीं छूट सकती। वो ज़िम्मेदार हैं और इसकी ज़िम्मेदारी उनके सर पर ही है। अगर माशी हालात मज़ीद ख़राब होंगे तो वो भी उन्हीं के खाते में आएगा और ये उनकी हुकूमत की नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। अच्छा, आप बाबर साहब, आप भी समझते हैं कहीं ना कहीं पुलिस की कोताही है या काफ़ी अरसे से हो चुका? क्योंकि हाल ही में हमने देखा एक नौजवान जिसकी अभी शादी हुई थी कि उसकी वालिदा को, बहन को इस तरह लूटा जा रहा था तो उसने बचाने की कोशिश की, उसमें वो शहीद हो गया और पता चला कि वो पुलिस अहलकार था जिसने ये डाका डाला और उसको कत्ल किया। और फिर वो पुलिस वाला भी खुदकुशी कर लेता है। इससे पहले वो कोई 3 वारदातें या 3 दफ़ा इस तरह से वो जेल भी जा चुका था। उसके ऊपर 10 कम से कम इस तरह के इल्ज़ाम थे। फिर कहा कि जी सारी पुलिस की अब स्क्रूटनी की जाएगी। फिर हमने देखा कि एक जनाब बड़ा अहम मुजरिम है, अदालत से वो आता है और जनाब रास्ते में वो शॉपिंग करता है और वहाँ से वो निकल जाता है, रफू चक्कर हो जाए दुआ मंगी केस में, वो यानी इग़वा करने वाला। ये एक सिस्टम में ये चीज़ आ चुकी है, इसको देखने की ज़रूरत है कि जनाब पुलिस वाले, ये आम बात है कि जनाब जेल जा रहे हैं, अदालत ला रहे हैं, वो खुद ही क्रिमिनल्स के साथ मिले हुए हैं। उसामा साहब, जब तक ताकतवर और आम आदमी के लिए कानून बराबर नहीं हो जाता ये चीज़ें चलती रहेंगी और इस तरह से आप जुर्म को कभी रोक ही नहीं सकते। अगर ये हो कि नाम नाके में जो ताकतवर आदमी है वो तो निकल जाए आराम से और जो गरीब आदमी है उसको पकड़ लिया जाए, उसको पुलिस जो है जलील करे, रुस्वा करे, तो फिर कानून की अमलदारी जो है ना वो मुकम्मल तौर पे नहीं हो सकती। अब कराची में मैं हैरान हूँ, 15 पे कॉल होती है, पुलिस टाइम पे नहीं पहुँचती। मुल्ज़मान जो हैं वो नाके लगाते हैं, 3-3, 4-4 घंटे वहाँ पर बैठे रहते हैं, 100 बंदे को लूटते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस नहीं पहुँचती। उसामा साहब, ये सोशल मीडिया का दौर है। 15 पे 1 सेकंड में कॉल होती है और पुलिस का जो टाइम है वो 5 मिनट है। विदिन 5 मिनट वो हर जगह पे उसको पहुंचना है। यही इसकी बेसिक डिमांड है। CCTV कैमरे वहाँ पर लगे नहीं हैं जिसकी वजह से मुल्ज़मान हो सके। अब मुझे बताएं कि जहाँ पर फिर 15 साल से ये हुकूमत है, वहाँ पर इस्लामाबाद में सेफ सिटी लग गया। इस्लामाबाद कराची से छोटा शहर है, लाहौर छोटा शहर है, रावलपिंडी छोटा शहर है, तो कराची जो सबसे बड़ा शहर है, जो पाकिस्तान का मालियाती हब है, हेडक्वार्टर है, वहाँ पर CCTV कैमरे ही नहीं है। 1.5-2 करोड़ की आबादी का शहर है, वहाँ पर मुल्ज़मान को रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। अच्छा, ये बताएं सर, मेरे पास टाइम तकरीबन 1 मिनट रह गया। गुलाम साहब, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल विल की कमी है या इस वक्त फोकस सारा जो है वो इस वक्त सियासत पर है, इसकी वजह से भी तवज्जो नहीं जा रही? देखिए, ये 1-2 महीने की बात। ठीक है गुलाम साहब, बहुत मैं माजरत, क्योंकि मुझे अभी जिस तरह कहा गया कि जी टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए, लेकिन हम इस मौजू पर बात करते रहेंगे। कराची के हालात अल्लाह करे कुछ बेहतर हो जाए, हमें इस हवाले से इस तरह ना बात करनी पड़े, लेकिन अगर ये हालात इस तरह रहेंगे तो हम ये इशू उठाते रहेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।